अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम डिडक्टिव रीजनिंग को एग्जांपल्स के साथ प्रूव करते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब स्टूडेंट। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरीन एलिमेंट को हम देखते हैं। स्टूडेंट जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको असेसमेंट 1.1 का सोल्यूशन बता रहा था, तो वहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात हो रही थी। स्टूडेंट क्लोरीन बेसिकली गैस है और ये हेलो फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, हेलोजेंस ग्रुप 17 इन द पी ब्लॉक, और बेसिकली ये डाई एटॉमिक गैस होती है। अब इसके ऊपर डिडक्टिव रीजनिंग हमने बनानी है। डिडक्टिव रीजनिंग जो कि बेसिकली टॉप टू बॉटम होती है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक होती है। अब स्टूडेंट सबसे पहले बात तो ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे वही एग्जिस्ट कर सकेंगे फ्रीली। तो क्लोरीन डायटॉमिक फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करती है क्रिटिकली मैं आपको बताऊंगा, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट। क्लोरीन बेसिकली Cl2, एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और दूसरे का भी 17, दो क्लोरीन एटम यहाँ पर मौजूद हैं। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो क्लोरीन के पहला शेल यानी कि के शेल उसमें दो होते हैं, आप 9th क्लास में देख कर आए हैं। एल शेल में 8 होते हैं और इसी तरीके से एम शेल में हमारे पास पीछे बचेंगे 7, यानी पहले में 2, दूसरे में 8 और एम में 7। अब वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सेम इज द केस विद द अदर क्लोरीन एटम। तो वैलेंस का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेगा, ठीक है, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा जिसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये Cl2 स्टेबल हो चुका है। सिंगल लाइन केमिस्ट्री में मुराद होती है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम का भी है और दूसरे का भी है। स्टूडेंट समझ आ गई है? जैसे एक लंच है और दो बंदे खा रहे हैं और एक बाइक है, जाने वाले दो हैं। समझ आ रही है? तो एक बॉन्ड है और बेसिकली वो एक पेयर दोनों एटम क्लोरीन एटम के दरमियान क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। आई एम श्योर यू आपको क्लियर हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पर देखें तो क्लोरीन एटम हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। डेफिनेटली क्लोरीन डायटॉमिक मॉलिक्यूल है और नेचुरली ये डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक H2 जो कि डुप्लेट फॉलो करता है। तो आई एम श्योर आपको स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरीन एलिमेंट क्लियर हो चुका होगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए मैं इसको अगेन रिकैप कर रहा हूँ कि डिडक्टिव रीजनिंग कैसे हमने क्लोरीन एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी के ऊपर बात की जो कि हेलो फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो जो भी ऑक्टेट रूल को चीज़ फॉलो करेगी वो फ्री एग्जिस्ट करेगी, नेचुरली वो स्टेबल होगी, उसको रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है, बाय गेनिंग लूजिंग शेयरिंग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्टेबल है। तो क्लोरीन एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रही है, क्लोरीन की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। सेकंड पर अब बात करते हैं स्टूडेंट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम एक रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर वाटर बना रही है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन है इसको आप बैलेंस तो कर रहे हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 10 साल के करीब लगते हैं, एक डेकेड लगती है इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो मतलब ये रिएक्शन जो है ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है। मैटर के फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने देखा भी होगा। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि ये वापस नहीं आ सकता। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कैप्शन में लिखा हुआ है कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये हमें क्या बताती है कि किसी भी नतीजे की पॉसिबिलिटी बताती है कि क्या होने वाला है, जबकि डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये हमें किसी भी एक जनरल स्टेटमेंट का आउटकम बताती है। कोई भी एक आम स्टेटमेंट होती है, अच्छा ये इस बारे में है, लेकिन इंडक्टिव जो है वो ओवरऑल एट द एंड हमें कंक्लूजन बता देती है कि इसका रिजल्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स आप डिडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल्स पर बात कर रहे हैं जिसमें सेकंड हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को देख रहे हैं। डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या टूल है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस कर रहा होता है। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टूडेंट्स? कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। अब केमिकल इक्वेशन देखें तो आपका H2 हाइड्रोजन गैस डायटॉमिक पाई जाती है, ऑक्सीजन O2 डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, डायटॉमिक फॉर्म में पाई जाता है O2, और ये मिलकर वाटर बना रहा है। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के साथ 2 है तो ये इसके मोल्स को शो कर रहा है। याद रखिएगा कोई भी एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है उसके साथ कोई भी जो न्यूमेरिक डिजिट होता है 1 2 3 वो उसके मोल्स को शो कर रहा होता है।
तो H2 के साथ यहाँ पर 2 है, तो ये इसके मोल्स को शो कर रहा है। तो आप देखें 2H2O, 2 को हाइड्रोजन 2 जो है ये H2O से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें हाइड्रोजन के तो 4 आता है। रिएक्टेड साइड पर देखें लेफ्ट साइड पे तो 2 2 4 ही है। अब 2 को ऑक्सीजन देखें तो 1 2 प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेड में भी देखें तो ऑक्सीजन 2 ही है। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे कर रही है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली मिलकर वाटर बना रहे हैं, स्टीम बना रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज़ होता है जो उसके रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करेगा, दैट इज़ प्लाटिनियम पीटी। और ये एक नोबल मेटल है और बहुत एक्सपेंसिव होती है। बेसिकली डायमंड की सेटिंग में ये यूज़ होती है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। तो बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए, नेचर ऑफ बॉन्डिंग को देखने के लिए, और इंटरनली जो कुछ हिडन होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा होता है। अब याद रखें स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोडक्ट टेबल का जो ग्रुप होता है, ग्रुप क्या होते हैं, जो वर्टिकली लाइंस होते हैं, ठीक है जी। वर्टिकल्स को हम ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को पीरियड्स कहते हैं। जैसे ग्रुप प्रोडक्ट टेबल में कितने पीरियड्स हैं स्टूडेंट्स, 7 पीरियड्स हैं, और ग्रुप्स कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक ग्रुप में वर्टिकली जैसे कि बोरॉन फैमिली पी ब्लॉक में, अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मेच्योर हैं, आपको पता है, आप प्रोडक्ट टेबल देख सकते हैं कि सर क्या कह रहे हैं। आप पी ब्लॉक का पहले देखें बोरॉन फैमिली, ठीक है, 13 ग्रुप, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर फ्लोरीन फैमिली, और फिर आगे नोबल गैस फैमिली जिसको नट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेंडॉन आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक पीर ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेम। सेकंड बात की जाए तो स्टूडेंट्स सोडियम और पोटाशियम जो है वो एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, डेफिनेटली करते हैं। सोडियम जो है, पोटाशियम, ये एल्कली मेटल्स एस ब्लॉक का पहला, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम एन के ये जो है वो इकट्ठे आते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और पोटाशियम का 19 होता है। लास्ट में देखें तो सोडियम और पोटेशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, डेफिनेटली सेम है स्टूडेंट्स। और आप देख सकते हैं कि जानते भी हैं बेसिकली कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, आयनिक बॉन्ड में आप पढ़ कर आए हैं जूनियर क्लासेस में, और पोटेशियम का 19 है। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और वैलेंस में 1। तो सोडियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, यानी एम शेल में 1 है। पोटेशियम को देखें तो पोटेशियम का 19 है, पहले में 2, दूसरे में 8 और वैलेंस में आपके पास कितने, सॉरी, पहले में 1, 2, दूसरे में 8 और अगले में भी 8 और वैलेंस में बचता है पीछे 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन दोनों के वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में है, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम। अच्छा स्टूडेंट्स, कंसेप्ट असेसमेंट 1.2 को पेपर भी मैं यहाँ पर बात करूँगा, उसको फिर उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस के पीरियड के वाइज आप प्रोडक्ट टेबल को देखें डिडक्टिव रीजनिंग पर। तो बेसिकली एटॉमिक रेडियस जो होता है, 2 बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस अट्रैक्शन को कहते हैं। जो प्रोडक्ट टेबल में साइज़ बड़ा हो जाता है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। हर शेल का अपना रेडियस होता है, और रेडियस बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना जो है वो ईजी हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ईजी हो जाता है तो इट मीन्स दैट आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। ओके स्टूडेंट, समझ आ रही है आपको मेरी बात। तो लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस जो है वो नहीं बढ़ता, ठीक है जी। एटम का साइज़ उतना ही रहता है, मोस्टली तौर पर वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है, क्योंकि टॉप से बॉटम शेल्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा मज़ेदार लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को देखेंगे और फिर क्विकली हम सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम लेक्चर समझ आ गए होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट ईयर के सिक्वेंशियल ऑर्डर में सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टे ट्यून टू केमिस्ट्री विद प्रोफेसर ज़ीशान इकबाल। अस्सलाम वालेकुम।